जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एफबीआर का नोटिस मिलने पर आपको क्या करना चाहिए और किस चीज से आपको बचना चाहिए ताकि आपका जो नोटिस रिसीव हुआ है उसके ऊपर कोई एडवर्स एक्शन आपके अगेंस्ट ना लिया जाए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे मेन पॉइंट इसमें यह है कि आपको जब नोटिस रिसीव हो तो आपने पैनिक नहीं करना, घबराना नहीं है कि आपको नोटिस आ गया है तो आप ये समझें कि इसमें अब आपके अगेंस्ट कोई एक्शन लाजमी लिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं है। तो पहला पॉइंट आप अपने माइंड में रखना है कि नोटिस आने का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई टैक्स फ्रॉड इनकर किया है जिसकी वजह से आपको नोटिस आ रहा है। हर साल एफबीआई की तरफ से हजारों नोटिस इशू किए जाते हैं, लेकिन उसमें जो एक मेन पॉइंट होता है वो अंडरस्टैंडिंग का होता है। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग ये मिल गई है कि नोटिस किस सेक्शन के अंदर रिसीव हुआ है या किस वजह से आपको रिसीव हुआ है, तो वो नोटिस आपको कहीं भी तंग नहीं करेगा। इसमें अंडरस्टैंडिंग किस चीज़ की होना ज़रूरी है कि आपको जो टैक्स नोटिस आया है वो किस सेक्शन के अंडर आया है, उसकी क्या रीज़न है, और इसके बाद आपका क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। तीन पॉइंट हैं जिसको अगर आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तो नोटिस हैंडल करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि जो नोटिस आने की जो रीजन होती है वो क्या है। अब ऐसी पांच रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको नोटिस रिसीव हो सकता है। सबसे पहली रीजन इसमें यह है कि जो आपकी बैंक ट्रांजेक्शन्स हैं, जिसमें आपकी बैंक अकाउंट्स की जितने भी डिटेल्स हैं जो एफबीआई के पास मौजूद हैं, उसमें ट्रांजेक्शन जो आ रही हैं वो ज्यादा हैं एज कंपेयर टू योर डिक्लेयर्ड इनकम। जो आपने रिटर्न फाइल की उसमें आपकी इनकम इतनी नहीं है जितनी आपकी ट्रांजेक्शन साइड पे क्रेडिट की जो अमाउंट है वो आ रही है। पहली रीजन आपकी बैंक ट्रांजेक्शन्स है। दूसरी रीजन क्या है कि आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है और उसकी जो डाटा है एफबीआर के पास एक्साइज से नादरा से उसको रिसीव हुआ है, वो डाटा आपकी रिटर्न में कहीं भी विजिबल नहीं है, उसको आपने अपनी रिटर्न में या वेल्थ स्टेटमेंट में डिक्लेयर नहीं किया। थर्ड रीजन है कि आपका जो सीएनआईसी है वो कहीं विद होल्डिंग टैक्स आपके नाम पे जमा हुआ है अगेंस्ट योर सीएनआईसी, या फिर किसी कंपनी में आपका सीएनआईसी यूज किया गया है फॉर सम ट्रांजैक्शन। उस ट्रांजैक्शन को आपने अपनी रिटर्न में डिक्लेयर नहीं किया या अपनी रिटर्न फाइल ही नहीं करता, तो आप एक नॉन फाइलर हैं। दूसरी रीजन क्या है कि आप फाइलर हैं लेकिन आपने इस ट्रांजैक्शन को डिक्लेयर नहीं किया अपनी रिटर्न में, जिसका डाटा एफबीआर के पास विद होल्डिंग टैक्स की फॉर्म में अवेलेबल है। ये तीन रीजन होगी। फोर्थ रीजन है आपका जो सीएनआईसी है, आपकी प्रोफाइल है, वो एफबीआर की तरफ से ऑडिट सिलेक्शन में आ गई है। उसमें जो बैलेटिंग होती है सिस्टम उसको सिलेक्ट करता है, ऑडिट सिलेक्शन करता है हर साल, उसमें कुछ सीएनआईसी वो शॉर्टलिस्ट करता है बेस्ड ऑन रिस्क क्राइटेरिया। उसमें आपका नाम शॉर्टलिस्ट हो गया है आपका सीएनआईसी, तो उस वजह से भी आपको नोटिस आ सकता है अगेंस्ट योर टैक्स प्रोफाइल। फिफ्थ रीजन क्या है, आपका जो डाटा है वो मिसमैच है उसमें जो आपकी रिटर्न में डिक्लेयर्ड है और जो एफबीआर के पास मुख्तलिफ सोर्सेज से डाटा रिसीव हुआ है, या आपके जो बैंक डिपॉजिट्स में डाटा आ रहा है। फॉर एग्जांपल आपकी जो सैलरी इनकम है उसको अगर मैच किया जाए आपके बैंक डिपॉजिट से, तो उसमें मिसमैच है, वो मैच नहीं करता अगेंस्ट योर बैंक डिपॉजिट। कि आपकी सैलरी महीने की अगर 1 लाख रुपया है जबकि महीने का जो आपका मंथली डिपॉजिट है वो 2 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया आ रहा है, तो वहां पे एक मिसमैच क्रिएट होगा। यहां पे भी आपको फिर नोटिस आ सकता है। तो ये पांच बड़ी रीजंस हैं जिसकी वजह से एफबीआर आपको नोटिस सर्व करता है। अब नोटिस सर्व करने के जो तरीके हैं वो एफबीआर के जो पुराना तरीका है उसमें तो वो एक हार्ड डॉक्यूमेंट लेटर फॉर्म इशू किया जाता था और आपका जो एड्रेस है उस पे कुरियर सेंड किया जाता था। लेकिन इसमें क्योंकि लैग आता है, कभी नोटिस डिलीवर नहीं होता या नोटिस रास्ते में ही कहीं गुम जाता है, तो उसकी वजह से कई केसेस पेंडिंग जाते थे। अब उसके बाद लेटेस्ट जो अभी जो तरीका है एफबीआर यूज करता है वो आईआरएस के ऊपर आपको ऑनलाइन मीडियम है जिसमें आपको ऑनलाइन नोटिस सर्व किए जाते हैं। और जैसे ही आपको वहां पे नोटिस आता है उसकी एक ईमेल और एसएमएस भी कुछ केसेस में आपको जनरेट होता है, जिसमें आपको बताया जाता है कि आपका एक आईआरएस के ऊपर कोरस्पॉन्डेंस अवेलेबल है जिसका रेफरेंस दिया होता है। वो उस पर कहा जाता है कि आप अपना आईआरएस अकाउंट लॉग इन करें और उस नोटिस की कंप्लाइंस मेक श्योर करें। इस तरह की आपको एक ईमेल रिसीव होती है, कुछ केसेस में एसएमएस भी आता है। अब हम ये देखते हैं कि एफबीआर की जो नोटिस हैं वो किस तरह के होते हैं। एक तो हमने अंडरस्टैंडिंग ले ली, फिर हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए थे, सेक्शन, रीजन एंड एक्शन। तो रीजन हमने देख ली कि किन वजूहात की वजह से आपको नोटिस रिसीव हो सकता है। अब सेकंड जो पॉइंट है सेक्शन का, कि एफबीआर के नोटिस किस तरह के होते हैं। तो सबसे पहला नोटिस एफबीआर का जो होता है वो है रिगार्डिंग आपने रिटर्न फाइलिंग। आपने अगर रिटर्न फाइल नहीं की तो सेक्शन 114 सब सेक्शन 4 का आपको नोटिस आएगा। अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की होगी तो आपको कहा जाएगा कि अपनी रिटर्न फाइल करें। ठीक है, तो पहला जो नोटिस टाइप है वो सेक्शन 114 सब सेक्शन 4 है। सेकंड है सेक्शन 116 सब सेक्शन 1। इसमें आपको कहा जाएगा कि अगर आपने वेल्थ स्टेटमेंट अपनी फाइल नहीं की उसके अगेंस्ट आपको एक इंटीमेशन होगी कि वेल्थ स्टेटमेंट भी फाइल करें और एसेट्स अपने डिक्लेयर करें।
उसके बाद आपको अगला जो नोटिस आ सकता है वो सेक्शन 122 सब सेक्शन 9 का है। ये आपको तब आता है जब आपका जो डाटा है उसमें मिसमैच हो अगेंस्ट द डाटा जो कि एफबीआर के पास अवेलेबल है। मिसमैच ऑफ डाटा विद एफबीआर, ये आपका जब डाटा मैच नहीं करेगा एफबीआर के सिस्टम के मुताबिक और आपके बैंक डिपॉजिट्स के या आपके बैंक ट्रांजेक्शन्स के मुताबिक, तो आपको सेक्शन 122 का नोटिस आएगा। उसके अलावा एक और नोटिस है सेक्शन 111 का, ये होता है अनएक्सप्लेन्ड इनकम या अनएक्सप्लेन्ड एसेट। इसमें कहा जाता है कि अगर आपने कोई एसेट परचेज किया, ऑब्वियसली आपने अपने किसी सोर्स ऑफ इनकम को इस्तेमाल करते हुए किया होगा, या आपने कोई इनकम अर्न की, वो उसका सोर्स जस्टिफाई नहीं हो रहा है आपकी किसी भी डॉक्यूमेंट से या आपकी रिटर्न से, तो उस केस में भी एक सेक्शन 111 का नोटिस आपको आता है। इसमें आपसे पूछा जाता है कि हमें आप सोर्स जस्टिफाई करें कि आपने ये अमाउंट या ट्रांजेक्शन कहाँ से अर्न की। लास्टली सेक्शन 177 का नोटिस आपको आ सकता है। इसमें 214 सी के साथ वो कंबाइन करके आपको नोटिस कर सकता है। इसमें यूजली होता है आपका ऑडिट सिलेक्शन के बाद, अगर आपकी प्रोफाइल ऑडिट में सिलेक्ट हो गई है तो ऑडिट सिलेक्शन के अंदर आपको इन दो सेक्शंस के अंदर आपसे डाटा मांगा जा सकता है। तो हर सेक्शन का जो पर्पस है वो अलग होता है, इसलिए पहले आपको ये समझना जरूरी है कि आपका जो सेक्शन है वो कौन सा नोटिस किस सेक्शन के अंदर आपको डिमांड क्या कर रहा है, आपसे क्या डाटा मांगा जा रहा है। सबसे पहले किस वजह से आपको नोटिस आया वो हमने देख लिया, और किस सेक्शन के अंदर किस तरह का नोटिस है ये हमने स्टडी कर लिया। थर्ड पॉइंट हम ये देखेंगे कि अब आपको उस पे एक्शन प्लान क्या लेना है, आप उसके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं कि आप उस नोटिस का जवाब दें या आप उस नोटिस को इग्नोर करें। हमें क्या करना चाहिए ये हम डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टेप वन जो आपका है, थर्ड जो हमने पॉइंट पढ़ना है कि आपको क्या करना है, जिसमें सबसे पहला स्टेप है कि आप ये देखें कि आपको नोटिस पर लिखा सेक्शन नंबर क्या है। आपने ये देखना है कि नोटिस किस टाइप का आया है। सेक्शन नंबर आप देखें नोटिस के ऊपर, वो आपको बताएगा कि आपसे क्या डाटा डिमांड किया जा रहा है। ये आपका पहला स्टेप हो गया। स्टेप टू के अंदर आपने ये देखना है कि जो आपका आईआरएस अकाउंट है उस पे जाके आपने लॉग इन करना है, और वहां जाके जो नोटिस आया होगा उसकी आपने जो कॉपी है उसको आपने डाउनलोड कर लेना है अपने पास, पीडीएफ फॉर्म में आपके पास डाउनलोड होगी, वो डाउनलोड कर लेंगे। स्टेप थ्री आप क्या करेंगे, जब आप नोटिस डाउनलोड करने के बाद उसको ओपन करेंगे तो उसमें आपने सबसे पहले देखना है कि उसकी डेडलाइन क्या है उस नोटिस को रिप्लाई करने की। यूजली 15 to 30 डेज की डेडलाइन होती है एफबीआई जो नोटिस सेंड करता है। आपने देख लेना है कि कोई टाइम बार्ड नोटिस तो नहीं है। टाइम बार्ड नोटिस तो वैसे ही आपका वॉइड हो जाता है कि आपको मिला ही लेट है। तो आपने देख लेना है कि उसमें नोटिस की डेडलाइन क्या है और उसको करंट डेट पे कितने दिन पहले इशू किया गया, मतलब कितने दिन ऑलरेडी गुजर चुके हैं जब आपको नोटिफाई किया गया है। स्टेप फोर में आपने ये देखना है कि उसकी जो नोटिस की जो बॉडी है, जो मैसेज बॉडी है जहां पे उस नोटिस का एक लिखा होता है ना कि आपको क्या डाटा देना है, वो आप पढ़ें। अगर उसकी रीजन आपको समझ में आती है, इजी टू अंडरस्टैंड है, सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, या आपको एक इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि आप उस नोटिस का जवाब दे सकते हैं, तो आप उसका खुद से जवाब बनाएं और उसको सबमिट कर दें आईआरएस के ऊपर। अगर वो सिंपल एक रीजनिंग है या सिंपल ऐसी लैंग्वेज में है जिसकी अंडरस्टैंडिंग आपको ऑलरेडी है, तो आप खुद से उसका रिप्लाई बना के सबमिट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे स्टेप फोर में वो इतना सिंपल नहीं है जितना आपको जैसे आपको समझ नहीं आ रहा कि नोटिस में क्या डिमांड कर रहा है, तो फिर स्टेप फाइव में उसका मतलब है कि वो कॉम्प्लेक्स थोड़ा नोटिस है। उस केस में आपको चाहिए कि आप किसी क्वालिफाइड टैक्स कंसल्टेंट को कांटेक्ट करें, या अब तो ऑनलाइन भी काफ़ी सर्विसेज अवेलेबल हैं, या किसी अपने रेफरेंस के थ्रू आप किसी बंदे से, लॉयर से या किसी टैक्स कंसल्टेंट से आप बात कर सकते हैं। उसको आप नोटिस दिखाएं और उसके थ्रू आप उसका रिप्लाई सबमिट करवाएं आईआरएस के ऊपर, जहां पे लीगल रेफरेंस के साथ वो आपका रिप्लाई सबमिट करेगा आपके प्रोफाइल के अगेंस्ट। स्टेप सिक्स में अगर आपको कोई जेन्युइन गलती नजर आ रही है, अपनी जो नोटिस आपको रिसीव हुआ आपकी रिटर्न से रिलेटेड वो बात कर रहा है, तो आपको जिसमें वो एक पॉइंट हाईलाइट कर रहा है, आपको समझ आ रहा है कि जेन्युइन एक मिस्टेक है आपकी रिटर्न में, तो अपनी रिटर्न को आप रिवाइज करें। रिवाइज योर रिटर्न। अगर आपको खुद से नजर आ रहा है कि इसमें कोई जेन्युइन मिस्टेक है, तो उसका जो टाइमलाइन है, अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं उसके 60 दिन के अंदर अंदर आप अपनी रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं विदाउट गेटिंग अप्रूवल ऑफ कमिश्नर। लेकिन अगर 60 दिन गुजर गए तो फिर उस केस में आपको कमिश्नर की अप्रूवल चाहिए रिटर्न रिवाइज करने के लिए। यहाँ इस केस में जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको नोटिस आया है ना, तो नोटिस में तो ऑलरेडी ऑप्शन अवेलेबल होती है कि आप उसका रिप्लाई जब करने जाएंगे तो वहां पे वो आपकी रिटर्न रिवीजन का जो फॉर्म है वो ऑलरेडी ओपन कर देगा, क्योंकि उसने आपको नोटिस इसलिए किया होता है कि आपकी रिटर्न में उसको मसले नजर आए होते हैं। सबसे अहम बात जो लास्ट में मैं आपको बताता जाऊं वो ये है कि आपका जो नोटिस का रिप्लाई का टाइम है वो बहुत मैटर करता है।
अगर आपने टाइमली उस नोटिस को रिप्लाई नहीं किया, जैसे टाइम गुजर गया, आपने इग्नोर किया उसको, टाइमली रिप्लाई नहीं किया, या फिर आपने उसको फुली इग्नोर कर दिया, आप कह रहे हैं कि मुझे इसको रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है, खुद ही एफबीआर भूल जाएगा, तो ये आप याद रखें कि सिस्टमेटिक सारा जो है वो अपना निज़ाम चल रहा है एफबीआर का। उसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक बंदा पीछे बैठ के हर एक नोटिस की ड्यू डेट याद रख के बैठा हुआ है। उसका सिस्टम ऑटोमेटिकली एफबीआर को हाईलाइट करता है, रेलिवेंट टेक्स्ट जो कमिश्नर है उसको बताता है कि कौन सा नोटिस टाइम बार्ड होने वाला है जिसकी ड्यू डेट आने वाली है। तो अगर आपने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया, इग्नोर किया, तो फिर आपके अगेंस्ट दो तरह के एक्शन लिए जा सकते हैं। सबसे पहला तो आपके अगेंस्ट बेस्ट जजमेंट असेसमेंट वो कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि आपकी इनकम का हिसाब वो खुद लगाएगा, आपके ट्रांजेक्शन के मुताबिक आपके बैंकिंग ट्रांजेक्शन को देखेगा और आपकी इनकम खुद से कैलकुलेट करके उस पर वो टैक्स कैलकुलेट कर लेगा। एक तो आपकी ये टैक्स का ऑर्डर निकल जाएगा, दूसरा आपके ऊपर वो पेनल्टी भी चार्ज करेगा। ये दो तरह का आपको एक डिमांड नोटिस इशू होगा, इसमें एक टैक्स लिखा होगा और एक पेनल्टी लिखी होगी। दोनों की पेमेंट के लिए आपको एक टाइम इशू किया जाएगा। यूजली 30 डेज का टाइम होता है, जिसमें आपको कहा जाता है कि आप अपने जो टैक्स लायबिलिटी है उसको पे ऑफ करें, अदरवाइज आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा, या जो भी उसमें कोर्स ऑफ एक्शन लिखा होगा वो आप उसमें पढ़ सकते हैं। अब लास्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो कि आपने नोटिस का रिप्लाई बनाते हुए या जो भी स्टेटमेंट आप एक्सप्लेनेशन बना रहे हैं वो बनाते हुए आपने गलती नहीं करनी। सबसे पहला क्या है कि आपने उस नोटिस को इग्नोर नहीं करना। नोटिस शुड नॉट बी इग्नोर्ड, नॉट बी इग्नोर्ड। यहाँ पे मेन चीज ये है कि नोटिस इग्नोर हो गया तो वो ऊपर दो मैंने पेनल्टीज आपको बता दी हैं, वो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है एफबीआर की तरफ से। सेकंड जो गलती है वो आपने अवॉइड करनी है, वो है आपने फेक एक्सप्लेनेशन नहीं बनानी कोई। एफबीआर के पास तमाम डेटा ऑनलाइन अवेलेबल है। वो पहले वाला सिस्टम नहीं है जहाँ पे एक रजिस्टर सिस्टम था और डिटेल में जाना पड़ता था। अब एफबीआर का सिस्टम थ्रू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस लिंक्ड है, सारा डाटा उसके पास ऑलरेडी अवेलेबल होता है, आपका वो डाटा मैच कर सकता है थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिफरेंट सिस्टम के थ्रू। फेक एक्सप्लेनेशन या फिर फेक रिसीट्स दिखाने की जरूरत नहीं है कि अपनी इनवॉइसिंग को आप अंडर वैल्यू करें और उसमें आप अपने रेवेन्यू को छुपाएं। ये गलती नहीं करनी है आपने। थर्ड पॉइंट में आपने अपनी प्रॉपर्टी या इनकम को हाइड नहीं करना। प्रॉपर्टी आपने जो परचेज की है या आपने कोई इनकम अगर अर्न की है उसको आपने हाइड नहीं करना। तमाम डाटा एफबीआर नादरा से, बैंक्स से और एक्साइज से रिसीव कर रहा है। जिसमें आप गाड़ी परचेज करें या घर परचेज करें, कुछ भी ट्रांजेक्शन करें, वहां पे आपके सीएनआईसी नंबर एफबीआर को पहुंच रहा है। फोर्थ गलती जो कि आपने नहीं करनी, अगर आपका नोटिस थोड़ा कॉम्प्लेक्स नेचर का है तो आपने सेल्फ रिप्लाई बनाने की कोशिश नहीं करनी। उस केस में आप अपना ही नुकसान करेंगे। आपको चाहिए कि आप प्रोफेशनल क्वालिफाइड टैक्स कंसल्टेंट को कांटेक्ट करें, उसके थ्रू आप अपना रिप्लाई ड्राफ्ट करें, ताकि आपको इस सारे जो एक कॉम्प्लेक्स नोटिस होते हैं ना, उनके रिप्लाईज में यूजली लीगल रेफरेंसेस चाहिए होते हैं। तो वो अगर ना मेंशन किए जाए, कुछ पॉइंट्स का ना ख्याल रखा जाए, तो आपका नोटिस आगे जाके आपको तंग कर सकता है। लास्टली मैं आपको ये बताऊंगा कि एफबीआई का जो सिस्टम है वो एक डाटा ड्रिवन सिस्टम बन चुका है। उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और थर्ड पार्टी डाटा जो है उसकी काफ़ी अहमियत है। उसमें डाटा एफबीआई सिर्फ खुद से चेक नहीं कर रहा, थ्रू सिस्टम्स और थ्रू थर्ड पार्टीज डाटा एफबीआर को रिसीव हो रहा है फिल्टर होके। उसमें कुछ चेक्स लगाए हुए हैं, एनालिटिकल टूल्स हैं जो कि एफबीआर ने ऑटोमेटिकली सिस्टम में लगाए हुए हैं। उनसे फिल्टर होके एफबीआर को बताया जा रहा है कि ये हाई प्रोफाइल कैटेगरीज हैं इन लोगों की जिनको आपको नोटिस करने की जरूरत है, या जिनकी रिटर्न में कुछ डाटा का मिसमैच अवेलेबल है। तो वो डाटा 99% जो डाटा एफबीआर को मिल रहा है दैट इज एक्यूरेट। उसमें वो सिर्फ 1% के चांसेस हैं कि वो डाटा कोई ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 99% केसेस में जो नोटिस आते हैं उसमें कहीं ना कहीं एफबीआर के पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। तो द ओनली सोल्यूशन इज कि आप अपनी ट्रांसपेरेंसी को मेक श्योर करें, रिटर्न फाइल करें, और जो आपका ट्रांजेक्शन हैं उसको आप फॉल्सली ना दिखाएं। जो हुई है ट्रांजेक्शन उसको डिक्लेयर करें और रिटर्न फाइल करके अपना जो एक फाइल स्टेटस है उसको मेंटेन रखें। इंशाल्लाह इस वीडियो में नए टॉपिक पर डिस्कशन हो कि अपने ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मैंने अपने व्हाट्सएप पे चैनल बनाया है सीए पैकेज शेख के नाम से। इसमें जितनी भी रीसेंट अपडेट्स हैं वो आपको एक्सक्लूसिवली यहाँ पे अवेलेबल होंगी, रियल टाइम पे आपसे शेयर की जाएंगी। उसके बाद वीडियो में जो भी मैं डिस्कशन करता हूँ उसको मैं पहले ही ग्रुप में बता दूंगा इंशाल्लाह कि जो आज हम डिस्कशन करेंगे वो किस टॉपिक के ऊपर होगी। उसके अलावा जो भी नई अपडेट्स आएंगी वो इस चैनल के ऊपर आपको उसके लिंक्स या डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने लिंक इस चैनल का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, आप उसको जाकर फॉलो करें ताकि आप रिसेंट अपडेट्स के साथ इन टाइम अपडेटेड रहें।